नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में खबरें दिखाएंगे दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, जहां तमाम मंत्री एक्शन मोड में आ चुके हैं। खबर पंजाब की होगी, जहां बीते 20 महीनों से चल रहा था एक गुमनाम मंत्रालय। जी हां, एक गुमनाम मंत्रालय बीते 20 महीनों से चल रहा था पंजाब में। किसानों की भी बात करेंगे, खबरें महाकुंभ की भी दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पंजाब में अजब गजब 20 महीने तक अस्तित्वहीन विभाग के मंत्री रहे कुलदीप धालीवाल। पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन से ही हुआ खुलासा। विपक्ष ने कहा मान सरकार में शासन बन चुका है मजाक। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में शुरू हुई वार्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल कर रहा है किसानों के मुद्दों पर चर्चा। कांग्रेस ने भगवंत मान की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में रविवार को चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। सोमवार को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली होंगे दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। सोमवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। दोपहर बाद होगा अध्यक्ष का चुनाव। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मैच क्रिकेट फैंस के लिए सुपर संडे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा यह मुकाबला। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 352 रनों का लक्ष्य। और अब सभी खबरें विस्तार से। खबर तेलंगाना से है, जहां के नागर कुर्नूल जिले में सुरंग का एक हिस्सा गिरने से उसमें 6 मजदूर अंदर ही फंस गए हैं। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को, सीएम को फोन कर एसएलबीसी सुरंग में कर्मियों के बचाव पर उनके साथ चर्चा की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बचाव कार्यों में सभी प्रकार की मदद का भी आश्वासन दिया है। यहां एसएलबीसी यानी श्री शैलम लिफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट के तहत सुरंग का एक हिस्सा गिर गया। ये टनल परियोजना पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी, लेकिन 4 दिन पहले ही इसका काम फिर से शुरू किया गया था। और अब खबर पंजाब से है। पंजाब में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीते 20 महीनों से पंजाब सरकार के एक मंत्री उस मंत्रालय के मंत्री थे जो मंत्रालय वास्तव में था ही नहीं, यानी सरकारी दस्तावेजों में मौजूद ही नहीं था वो मंत्रालय। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब का गुमनाम मंत्रालय सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये सच है। और सच ये भी है कि न सिर्फ ये गुमनाम मंत्रालय वहां था, बल्कि उसके मंत्री भी थे। अब आप पूछेंगे कि इस गुमनाम मंत्रालय का मंत्री कौन था, तो आपको बता दूं कि इस गुमनाम मंत्रालय के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल थे। और मंत्री भी वो 1-2 महीने के लिए नहीं थे, बल्कि बीते 20 महीनों से कुलदीप सिंह धालीवाल इस गुमनाम मंत्रालय के मंत्री थे। मंत्रालय वजूद में है ही नहीं, लेकिन उसके मंत्री बने धालीवाल जी घूम रहे हैं। अव्वल तो ये कि इन 20 महीनों तक सूबे के सीएम भगवंत मान को ये तक पता नहीं था कि उनके मंत्री एक ऐसा विभाग भी चला रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। मान गए मान साहब आपको। अब आपको बताता हूं कि इस गुमनाम मंत्रालय का नाम क्या था। तो इस मंत्रालय का नाम था प्रशासनिक सुधार मंत्रालय। अब पता नहीं बीते 20 महीनों से धालीवाल जी किस प्रशासन को सुधारने में लगे थे, जबकि ऐसा कोई मंत्रालय अस्तित्व में था ही नहीं। अब बवाल तो होना ही था, सो हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने भगवंत मान पर जमकर कटाक्ष किया। जो तमाशा पंजाब सरकार दा वाकई ये गल कहंदे सी, लगदा भी सी भी साडा चीफ मिनिस्टर तमाशबीन आ, केजरीवाल ते ये ड्रामेबाज ने।
ਪਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ। देखिए ये अपने आप में हालात बता रहे हैं सरकार के, क्योंकि जो महकमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मेरा ख्याल है कि भगवंत मान इससे ज़्यादा किसी मंत्री की बेइज्जती भी इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक ट्वीट के जरिए अमित मालवीय ने कहा कि पंजाब सरकार में संकट की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि उसे यह समझने में लगभग 20 महीने लग गए कि उसके एक मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अब जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, आनन फानन में भगवंत मान सरकार ने विभाग से जुड़ी अधिसूचना जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं वो तो पहली सरकारां दी असल चोले ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ब्यूरोक्रेसी सुधार लियाना या कुछ वो डिपार्टमेंट है। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि कुलदीप सिंह धालीवाल पहले सीपीआई मार्क्सवादी के समर्थक थे। साल 1990 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए पार्टी छोड़ दी। सियासत में वापस एक्टिव होने के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन की और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात यूएस एड की, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 7 दिनों में यानी कि एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार भारत के आम चुनाव में अमेरिकी फंडिंग का जिक्र किया है। तीसरी बार उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आखिर हम भारत की चिंता क्यों करें। इस रिपोर्ट का ये देखते हैं। अमेरिकी मदद पर बोले ट्रंप, भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंड। हफ्ते के अंदर ट्रंप का तीसरी बार बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते के अंदर लगातार तीसरी बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, आखिर हम भारत की चिंता क्यों करें। मामला भारत को दी जाने वाली अमेरिकी मदद का है। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. क्या है अमेरिकी मदद का मामला? भारत को दी जाने वाली $21 मिलियन की मदद को अमेरिका के कार्यदक्षता विभाग ने पिछले हफ्ते बंद करने का ऐलान किया था। ये मदद भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खर्च की जाती थी। अमेरिका के कार्यदक्षता विभाग ने जिन देशों की मदद बंद करने का फैसला किया है, उसमें से नेपाल, बांग्लादेश, मोल्दोव सहित कुल 17 से 18 देश शामिल थे। अमेरिका ये कटौतियां अपने खर्च में कमी लाने के लिए कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर सधी हुई टिप्पणी की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह की मदद आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा है। ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है। इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये रकम चुनावों में इस्तेमाल हो रही थी। इसे लेकर देश के सत्ताधारी दल और विपक्षी कांग्रेस के बीच बीते हफ्ते सियासी बयानबाजियां भी जारी रहीं। भाजपा ने इसमें कांग्रेस का हाथ बताया, तो वहीं कांग्रेस ने आरोपों से इनकार कर मामले पर श्वेत पत्र लाने की मांग की। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं।
इनके एनजीओज भी लेते हैं, कौन नहीं लेता। अमेरिकी राष्ट्रपति के लगातार बयान देने से ये तो स्पष्ट है कि देश के चुनाव में विदेशी फंडिंग हुई है और ये एक गंभीर विषय है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को भारतीय लोकतंत्र, इसकी समृद्धि और इसकी पारदर्शी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात दिल्ली सरकार की। दिल्ली में सरकार गठन के बाद अब विधानसभा सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वे सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिल्ली में सरकार गठन होने के साथ ही मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री एक्शन मोड में आ चुके हैं। दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ लेने के 2 दिन बाद शनिवार को रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बीते 2 दिनों तक दिल्ली सचिवालय में अपने अपने विभागों के कामकाज को समझने के बाद शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज सिंह, आशीष सूद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर विभाग के कामकाज को देखते हुए और उसका जायजा लेते हुए नजर आए। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने शनिवार को दिल्ली में बन रही सड़कों और फ्लाईओवर का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति खत्म हो गई है। मोदी जी के वर्क कल्चर के मुताबिक सभी अधिकारियों को बदलाव करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। सब जगह सड़कें या तो टूटी हैं या धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आज से हम सभी लोग, सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति थी, वो संस्कृति अब खत्म होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पश्चिमी दिल्ली के जाफरपुर कला में निर्माणाधीन अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। दिल्ली सरकार में एक और मंत्री आशीष सूद भी एक्शन मोड में दिखे। शनिवार को उन्होंने सचिवालय में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील।
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याह सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शनिवार शाम को नए दौर की वार्ता शुरू हुई। किसानों की तरफ से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की प्रमुख मांग है। केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच ये बैठक चंडीगढ़ में हुई। बीते 1 साल के दौरान किसानों के संगठन अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से उनकी कुशलक्षेम भी जानी। और इस बीच बैठक में किसान संगठन और केंद्र सरकार शामिल है, लेकिन भगवंत मान सरकार बैठक में शामिल नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य सरकार का बैठक में न होना ये दिखाता है कि ये किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं, ये उन्होंने कहा है। अभी तक 3 साल में भगवंत मान को प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, नीति उद्योग की मीटिंग्स पे जाना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर ही खुद नहीं आया इस मीटिंग में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो चीफ मिनिस्टर को संगरूर जाने के बजाय चंडीगढ़ रहना चाहिए था। ही इज नॉट हियर। अगर भगवंत मान नहीं है तो उसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है इनमें कोई सिंसियरिटी वाली बात ही नहीं है। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी जगह जहां सेंटर के 3 मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर। तो इससे नॉन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट आपको नजर आती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से आकांक्षा सक्सेना इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, मैं आऊँगा और जो आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर, लेकिन उससे पहले आज जिस तरह से किसान संगठनों, किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत हुई है, क्या कुछ बातें किसानों की तरफ से और क्या कुछ बातें सरकार की तरफ से निकल कर आई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मीटिंग जो है पहले 14 फरवरी को हुई थी, जिसमें प्रहलाद जोशी आए थे और उसके अलावा 28 जो है किसान संगठनों के नेता भी थे। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि 22 तारीख को दोबारा मिला जाएगा, जो कि आज था। आज 6-6:15 बजे से ही यहाँ पे 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हुए हैं। पीयूष गोयल यहाँ पर आए हुए हैं, शिवराज चौहान आए हुए हैं, प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा 3 जो पंजाब के मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा 28 जो है जो किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इस मीटिंग में अभी हैं। मीटिंग मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर चल रही है और ये मीटिंग कुछ 6:15-6:30 के करीब जो है शुरू हुई है। मुद्दे तो हम सबको ये पता है कि जिस तरीके से किसान जो है एमएसपी को कानूनी तौर पर उसको करना चाहते हैं, उसके अलावा उनकी और बहुत सारी मांगे हैं, पॉइंटर्स हैं। कुछ 10-15 जो हैं उनकी मांगे हैं, जिसके ऊपर जो है सरकार
विचार विमर्श कर रही है। सरकार ने ही अपनी तरफ से पहल करी थी। 18 जनवरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी गए थे दल्लेवाल साहब के पास खनौरी बॉर्डर के ऊपर, जहां पर वो अनशन पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था और उसका काफी पॉजिटिव ये था कि 14 फरवरी को जो है मीटिंग रखी गई थी। 14 फरवरी के बाद फिर ये डिसाइड किया गया था कि आज के दिन 22 तारीख को जो है मीटिंग, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो किसान संगठनों के साथ बात करने के लिए आए हैं। काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव है बाकी एनवायरनमेंट जो यहाँ पर है। पिछली बारी 14 फरवरी को भी जिस तरीके से मीटिंग के बाद सारे किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बात कही थी कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से हमसे बात की जा रही है, और 22 तारीख को हम पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कुछ एक जो किसान संगठन है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज मीटिंग का कोई हल नहीं निकलेगा तो वो 25 तारीख को जो है दोबारा से दिल्ली कूच के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मीटिंग खत्म होने पे ही हमें पता चलेगा, पर अभी मीटिंग चल रही है और काफी बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है मीटिंग शुरू हुई है। और पिछली बारी की जो मीटिंग थी उससे भी दोनों ही पक्ष जो थे वो बहुत पॉजिटिव सारा कुछ था उसमें। आकांक्षा, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा है उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के जो मुखिया हैं भगवंत मान वो इस बैठक में नहीं थे और उनको इस बैठक में होना चाहिए था, और इससे पता लगता है कि वो कितने सीरियस हैं इस मुद्दे को लेकर। जी, पिछली बारी की पिछले साल जब एक बार मीटिंग हुई थी उसमें भगवंत मान बिल्कुल थे वहां पे, पर आज उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को, 3 जो पंजाब के मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा हैं और 2 और मंत्री जो हैं वो आज इस मीटिंग में शामिल हैं। और पिछली बारी की जो मीटिंग थी उसमें भी पंजाब के जो मंत्री थे वो थे। हाँ, पर ये बात बहुत बड़ी है कि क्योंकि इतनी बड़ी जो है ये घटना इतने महीनों से जो है ये चल रहा है, ये वो किसान जो हैं वो पंजाब में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बनता है एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज उनको इस मीटिंग में भी, और जब इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, और तो उनको भी यहाँ अगर वो होते तो ये भी एक पॉजिटिव आउटकम लाता इस मीटिंग के लिए। और कहीं ना कहीं अगर कुछ बात कहीं पे अटकती तो वो अपने उनके होने से शायद कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है इन सब बातों का। बिल्कुल ठीक बात है कि विपक्ष ने इस बात को उठाया है, पर अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन की तो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन जो है इस वक्त उनके 3 मंत्री कर रहे हैं इस मीटिंग में। आकांक्षा, जरूर आपकी किसानों से बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बीते 1 साल से ये सारा मामला चल रहा है। आज जब ये बातचीत हो रही है, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है? वो कितने आशान्वित हैं कि इस बातचीत के बाद से जो उनकी डिमांड्स हैं वो कम से कम केंद्र सरकार मान लेगी? देखिए, बहुत पॉजिटिव नोट से ये बातचीत शुरू हुई थी कि जनवरी 18 को जब जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे, प्रिया रंजन जी आए थे, उन्होंने वो मिलने गए थे खनौरी बॉर्डर पर जो किसान नेता दल्लेवाल हैं जो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उसके बाद से उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम मिलते हैं 14 फरवरी को, तो जो बहुत ही पॉजिटिव जो है तरीके से वो लिया गया था। बड़े ही अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर 14 फरवरी को भी मीटिंग हुई थी जो कुछ 2 घंटे चली थी, और उसके बाद जो है प्रहलाद जोशी जी ने भी कहा था कि हम 22 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, और उसके बाद जो किसान संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हम चाहते हैं कि बहुत एमिकेबली, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत के जरिए जो है हम बात करें, पर कहीं ना कहीं वो ये बात भी जरूर बोलते हैं कि हम अपना एजिटेशन खत्म नहीं करेंगे, और एजिटेशन तभी खत्म होएगा जब हमारी सारी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। तो कहाँ तक कितनी मांगों के ऊपर जो है सरकार अपना वो देगी आज, और कितना क्या हो सकता है वो तो मीटिंग के आउटकम के बाद ही पता चलेगा। आज से पहले जितनी भी मीटिंग्स पिछले साल भी हुई थी जो है उसका कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम नहीं हुआ था, उसी वजह से दोबारा से एजिटेशन जो है फार्मर्स ने किया था, और अब तो ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। इस बारी वो खनौरी बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे ही उन्हें रोक लिया गया है, तो वहीं पर ही जो है ये सब कुछ चल रहा है। और सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल करके और खुद जाके प्रस्ताव रखा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आज से पहले इसी बात के ऊपर बहुत बवाल मचाया जाता था कि सरकार को हमारी परवाह नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है।
जिस तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एमएसपी का जो मुद्दा है, अगर पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, हरियाणा तो अपनी सारी 32 की 32 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहा है, पर अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब क्यों नहीं दे रहा है? वही पंजाब जो है इन किसानों को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। वो पंजाब की टेरिटरी में रह के ही एजिटेशन कर रहे हैं और उसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है ट्रेडर्स का। मैं बताना चाहूंगी कि राजपुरा से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो घूम कर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करोड़ों में नुकसान हो रहा है ट्रेडर्स का जो आसपास के हैं, और स्पेशली जो अंबाला जो लगता है हरियाणा का एरिया, वहां पर बहुत सारा एजिटेशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करें कि आज के इस मीटिंग के बाद से जो किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है उससे कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एयर इंडिया की आलोचना की। दरअसल उन्हें यात्रा के दौरान टूटी और धसी हुई सीट आवंटित की गई। केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी हुई और अंदर से धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की गई, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। कोई गलत चीज अगर है, एक रास्ता ये है कि कुछ मत बोलो, लेकिन मुझे लगा कि सवाल मेरा नहीं है। अगर बाकी यात्रियों को भी तकलीफ होती है तो ये चीज मैनेजमेंट को उनके पता चलना चाहिए, ताकि आगे ये स्थिति ना बने। पैसा अगर ले रहे हैं तो हम ठीक से सुविधाएं देने का काम भी करें। और वहीं इस घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि हमने इस मुद्दे पर तुरंत ही एयर इंडिया से बातचीत की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया ने पूरे मामले पर खेद जताया है। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ।
नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे में आयोजित जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के 75वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे हैं। 2047 तक इस देश को पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। और ये दोनों संकल्प सहकारिता क्षेत्र के विकास से ही संभव है। मित्रों, मोदी जी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे हैं। 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये दोनों संकल्प अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाएंगे। हो सकता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, मगर हर एक व्यक्ति के लिए काम, वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए, मगर हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो, तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते हैं। और इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिमी राज्यों के प्रतिनिधियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल समेत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और यहां रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer.
आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया है। 60 करोड़ के पार। इस बीच शनिवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में जारी भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का आंकड़ा रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक प्रमुख स्नानों पर गौर करें तो पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके अलावा 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जबकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और स्नान किया। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आस्था का तो कुंभ है ही, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय एकात्मता का एक नए तरीके से एक कुंभ है। पूरे देश भर के पूरे इतने करोड़ों भावुक लोग यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं शुक्रवार शाम 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस बीच महाकुंभ का आखिरी पवित्र स्नान 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को है, जिसमें 4 दिन बाकी हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ मानवता की अमूर्त धरोहर, सनातन संस्कृति का साक्षात जीवंत आश्चर्य और हमारा महापर्व महाकुंभ विश्व कीर्तिमान बना चुका है। 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। अगर देशों की जनसंख्या के हिसाब से समझे तो 34 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, उससे 15 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पाकिस्तान यहां पर 2 बार से अधिक बार स्नान करके जा चुका है। बांग्लादेश यहां पर 3 बार से अधिक ज्यादा बार स्नान करके जा चुका है। रूस 4 बार, और अगर यही सिलसिला रहा तो मैक्सिको जैसे देश यहां पर 5 बार स्नान करेंगे जब महाकुंभ का आयोजन समाप्त होगा। और यही जीवंत आश्चर्य, यही सार्वभौमिकता, यही सत्य सनातन शाश्वत संस्कृति ही हमारी पहचान है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी नमस्कार। और जैसा कि आपके रिपोर्ट में ही कहा गया कि अब तक 60 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और 4 दिनों के बाद ही महाशिवरात्रि है। क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से? किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से लोग श्रद्धा के इस महासागर में डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी पर में जो जंज्वार उठा है उसमें प्रयागराज भी स्नान कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में भी जो देश भर के विदेश से कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से ये सिलसिला चला है और 13 जनवरी से अनवरत अहर्निश स्नान का प्रकल्प यहाँ पर चल रहा है। स्नान की वो पूजा, पुण्य स्नान, दान और साथ ही साथ व्यवस्था में भी अंशदान देखने को मिल रहा है लोगों की तरफ से। जो आगे का एक तरीके से औपचारिक समापन का दिन है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि का बेहद महात्म है, महात्म के साथ साथ अगाध श्रद्धा का वो दिन है और औपचारिक रूप से महाकुंभ का उस दिन समापन भी माना जाएगा। अंतिम 6ठा पुण्य स्नान है। 3 शाही अमृत स्नानों के बाद जो अन्य 3 पुण्य स्नान थे 26 फरवरी को। अभूतपूर्व इंतजाम पूरे इस सुरक्षा के भी किए गए थे, इससे पहले भी किए गए थे। और देखिए ये दृश्यों में भी देखें आप, अभूतपूर्व कुंभ है, अनिर्वचनीय कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, सुव्यवस्थित कुंभ है। स्वच्छता की मिसाल पूरे देश में पैदा
दुनिया के सामने पेश करने वाला है। सुरक्षा का भूतपूर्व इंतजाम है, स्वच्छता का भूतपूर्व इंतजाम है, और जो भी लोगों को ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ का एंट्री पॉइंट से संगम नोज तक नो व्हीकल जोन है। लोग यहाँ से पैदल चल के जाते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको रोका जाता है, जहाँ पर उनकी गाड़ियों को हॉल्ट किया जाता है, वहाँ से परिवहन की व्यवस्था है। शटल बसेस हैं और संबंध तिराहे और जो बैटरी रिक्शा है उनका संचालन किया जा रहा है। तो किसी तरीके की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो, और अविस्मरणीय भी ये कुंभ रहे, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। असीम बिल्कुल अश्विनी, और हमने देखा कि लगातार जो सूबे के मुखिया हैं वो भी तमाम छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, और आज वो खुद भी प्रयागराज में मौजूद थे। जी, लगातार वो कोई ऐसा हफ्ता नहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना हो। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अनेक कई केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँचे, अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री पहुँचे, कई राज्यों के मंत्री पहुँचे। तो लोगों का जो यह आवागमन होता है ये अरेल घाट से होता है, और संगम त्रिवेणी तट पर जाते हैं, संगम नोज पर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। किसी भी तरीके की इस परिवहन में, आवागमन में लोगों के असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी तरीके का कोई वीआईपी कल्चर यहाँ पर मेले में ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अगर वो सर्वोच्च प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा अगर देखें तो जितनी भी यात्राएं रही हैं सब सामान्य तरीके से, सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सभी मंत्रियों ने की है, अन्य मुख्यमंत्रियों ने की है, राज्यों के गवर्नर ने की है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, मैं एक बार फिर ये दृश्य दिखाऊंगा कि बहुत पहले कुंभ के बारे में कविता कही गई थी कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा। तो अब उसको बदल देने का समय आ गया है। भक्ति के रंग में रंगल देश देखा, अगल में बगल में चलत देश देखा। ये पूरा का पूरा देश चल रहा है। अगर 60 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो भारत और चीन के अलावा कोई ऐसा देश नहीं रह जाता जिसकी इतनी आबादी होती है। अनुशासित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, श्रद्धा भाव से लोग चले आते हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं जीवंत आश्चर्य का। और यही सही में हमारी भारत भारतीयता की पहचान है, और महापर्व के साथ हमारा महागर्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो यानी प्रयागराज से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरी पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के।
वेस्ट, मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। 100 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के जिलों को बहुत ही लाभ होगा। स्थानीय लोग जन स्वास्थ्य से जुड़े इस उपहार को लेकर काफी उत्साहित हैं। रविवार 23 फरवरी का दिन बुंदेलखंड के लिए बड़ी स्वास्थ्य पहल का उपहार साथ ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। 100 बिस्तरों वाला ये अत्याधुनिक अस्पताल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 100 बिस्तरों से शुरुआत के बाद इसका विस्तार 300 से 400 बिस्तरों तक किया जाएगा। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए सभी सुविधाओं वाली धर्मशाला का भी निर्माण होगा। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए और बागेश्वर बालाजी के इस मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। निजी अस्पतालों में कैंसर के उपचार का भारी खर्च वहन करने में असमर्थ क्षेत्र के लोगों के लिए इस अस्पताल का शिलान्यास किसी वरदान से कम नहीं है। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद कैंसर पीड़ितों के जीवन में उम्मीद का नया उजाला आएगा। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का, और इसमें इतनी बड़ी सौगात मिल रही कैंसर अस्पताल की, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बागेश्वर धाम में मोदी जी आ रहे हैं और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है, जिससे बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कैंसर अस्पताल इतनी बड़ी सौगात है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्षेत्र को बहुत ज्यादा उत्साह एवं खुशी है और इसका लाभ भी मिलेगा। माननीय महाराज जी और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये भागने आए तो सर बहुत दूर का अस्पताल है, इसे सारे गरीब आदमी तत्काल यही अगर नजदीक में पहुंच जाए बहुत अच्छा लगा हमें। क्षेत्र के लोग उस पल का बेहद उत्साह से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री श्री बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। श्री बागेश्वर धाम अपनी इस पहल से जनसेवा का संदेश आगे बढ़ा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर एक बड़ी बीमारी है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस कैंसर अस्पताल के बनने के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड रीजन के करीब 15 से 20 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी सौगात ये कैंसर अस्पताल यहां के लोगों के लिए होगा। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। 12 मार्च को मॉरिशस में स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन होना है। पीएम मोदी इसी समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा था। पीएम की सहमति मिलने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने खुद अपने देश की संसद को इसकी जानकारी दी। उन्होंने जैसे ही सदन को सूचित किया कि सभी सांसदों ने मेजें थपथपाकर इस पर बेहद खुशी जताई। मॉरिशस के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को अपने देश के लिए एक सौभाग्य बताया। In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation,
His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed as I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor. In spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States, he has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. बढ़ेंगे आगे। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है। इस बार चुनावी अभियान में इमिग्रेशन और इकोनॉमी सबसे प्रमुख विषय रहे। मुख्य मुकाबला सोशल डेमोक्रेट्स, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के बीच है। जर्मनी में रविवार को संसदीय चुनाव होंगे। यही चुनाव तय करेंगे कि देश का अगला चांसलर कौन होगा। जर्मनी में मध्यावधि चुनाव की नौबत गठबंधन सरकार में लगातार बनती असहमतियों के कारण आई। दरअसल चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पिछले साल नवंबर में गिर गई थी। अगला जर्मन चांसलर बनने की दौड़ में कई चेहरे शामिल हैं, जिसमें मुख्य विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज भी हैं। वो दक्षिणपंथी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता हैं। ताजा सर्वेक्षण में उनके दल को 28% मतों के साथ निर्णायक बढ़त हासिल है। 2021 में एंगेला मर्केल के पद छोड़ने के बाद से फ्रेडरिक मर्ज अपनी पार्टी के नेता बन गए। चुनावी मुहिम में उन्होंने अवैध प्रवासन का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। वहीं मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक की हालत पस्त है। सर्वेक्षण में इनकी पार्टी को 15% वोट मिलने का ही अनुमान है। अगर पार्टी का वोट प्रतिशत 20% से कम रहा तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह उनका सबसे खराब प्रदर्शन होगा। ओलाफ शोल्ज की सरकार को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे अलोकप्रिय सरकारों में से एक माना जा रहा है। जर्मन का कट्टरपंथी दक्षिण दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्वेक्षण में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। उसे 20% वोट मिलने का अनुमान है, जो 2021 के चुनाव के मुकाबले में 2 गुना है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़ने वाले AfD की नीतियों को जर्मनी में खूब पसंद किया जा रहा है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 630 सीटों वाली संसद में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि परिणामों के बाद कैसी सियासी परिस्थितियां बनती हैं। इतना तो तय है, अगली सरकार के गठन में AfD की भूमिका अहम होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके ग्रुप ए मैच में भारतीय क्रिकेट टीम अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। ऐसे में आत्मविश्वास से लबरेज टीम इंडिया की नजरें पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और भी मजबूत करने पर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। बुलंद हौसले के साथ उतरेगी टीम इंडिया। दुबई में दिखेगा भारत का दम। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। टीम इंडिया अपने दूसरे मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के पहले मैच में शानदार जीत करने वाली भारतीय टीम अपने बड़े हौसले के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं पाकिस्तान को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, तो जाहिर है कि यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए कितना अहम होगा। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की टीम भारत पर भारी नजर आती है। अब तक वनडे मुकाबलों में दोनों टीमें कुल 135 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 73 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं भारत के नाम 57 मैच रहे हैं। दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 3 मैच और भारत ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो आंकड़ों के लिहाज से जाहिर है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। हालांकि आंकड़ों से उलट भारतीय क्रिकेट टीम की हालिया प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो टीम इंडिया किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए तैयार है।
कप्तान रोहित शर्मा पर एक बार फिर से टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। रोहित के साथ शुभमन गिल पर भी इस बार फैंस की नजरें रहेंगी। बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर उन्होंने टीम के लिए अपनी उपयोगिता दर्शा दी है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली अपने बल्ले की नुमाइश करने के लिए तैयार होंगे, तो वहीं पिछले मैच में नाबाद 41 रन बनाने वाले केएल राहुल से भी टीम को उम्मीदें होंगी। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी का शानदार फॉर्म दिखा था। पाकिस्तान के खिलाफ उन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। शमी के अलावा हर्षित राणा, अक्षर पटेल भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार होंगे। वहीं इस टूर्नामेंट के पहले मैच में हार झेलकर आ रही पाकिस्तान की टीम हर हाल में भारत पर जीत दर्ज करना चाहेगी। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान की टीम हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी। वहीं भारत की कोशिश टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आखिर में नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। अमित शाह ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम ने न केवल 20 लाख आवास आवंटित किए बल्कि 10 लाख लाभार्थियों को उनकी पहली किस्त भी जारी कर दी है। झारखंड में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में भी पेपर लीक का जिन पहुंच चुका है। पेपर लीक की वजह से 2 विषयों हिंदी और विज्ञान की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। छात्र संगठन आक्रोशित हैं और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी सरकार पर हमला तेज करते हुए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालय के 101वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं से योगदान देने की अपील की। केरल में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम के 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों को स्नातक उपाधियां, स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वक्फ संपत्तियों को लेकर मचे घमासान के बीच अलीगढ़ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अलीगढ़ में कई घने हिंदू आबादी वाले इलाकों को वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया है। मंदिरों की नगरी माना जाने वाला अचल ताल भी कब्रिस्तान में दर्ज मिला। वक्फ आयुक्त एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। कुछ जगहों पर घनी आबादी हिंदू क्षेत्रों में भी ये सभी जमीनें ईदगाह और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने पूर्वजों के 400 अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। यहाँ इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। देवोत्थान सेवा समिति के पदाधिकारी इन अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया। ये लोग 21 फरवरी को कराची से मेरठ पहुंचे थे और फिर यहाँ से हरिद्वार गए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद